वतन समाचार में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान साहब। आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ एक खासियत ये है कि इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ काम किया है। और आरिफ मोहम्मद खान साहब, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं ऐसे देखता हूँ कि शायद अगर कोई ये कहना चाहे कि कुछ लीडरों का तुष्टीकरण किया गया तो कुछ उसमें वज़न है, लेकिन आम आदमी का अगर कहा जाए तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बात उस तरह से नहीं है। और इसका आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि मिसाल के तौर पे मैं आपको दो घटनाएं बताता हूँ। पहली घटना शाहबानो, जब प्राइम मिनिस्टर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बीच में एक समझौता हो गया तो मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस से बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि अशोक सेन साहब के पास ड्राफ्ट है, जो स्वत लॉ मिनिस्टर थे, और प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कहा है कि वो ड्राफ्ट मुझे दिखा दिया जाए। मैंने जब वो ड्राफ्ट पढ़ा तो उसका सेक्शन 3 उसमें कहा गया था मेंटेनेंस एंड ए फेयर एंड रीजनेबल प्रोविजन टू बी मेड एंड पेड विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत, यानी नानो नफका और एक रकम रीजनेबल एंड फेयर, मारूफ उसका तर्जुमा होगा रीजनेबल एंड फेयर का। एक मारूफ रकम इद्दत के दरमियान विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत, दौरान इद्दत पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने अशोक सेन साहब से कहा कि साहब इस पर रजामंदी दे दी है उन लोगों ने? उन्होंने कहा कि हाँ दे दी है। मैं कहा मैं आपको, उनकी मांग तो ये थी कि इद्दत के बाद साबिक मुस्लिम शौहर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और जहाँ पे लिखा है कि इद्दत के दौरान, तो इद्दत के दौरान का मतलब ये हुआ कि अदालतें इसको इंटरप्रेट करेंगी कि ये औरत जब तक या तो दूसरी शादी ना कर ले या ये औरत की ज़िंदगी ना ख़त्म हो जाए तब तक वो ये चालू रहेगा। तो अशोक सेन साहब पहले तो थोड़ी देर उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने एग्री कर लिया। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, और मैंने उनको फिर एक बार उठते वक्त कहा कि मैं आपको बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ अगर आपने इस पर उनको रजामंद कर लिया है। तो अशोक सेन साहब ने जो मुझसे कहा वो आंखें खोलने वाला था। उन्होंने कहा कि ये उनकी, मुझसे ये कहा कि देखो तुम ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि उनकी ये समझ में ही नहीं आया। तो मैंने कहा फिर तो ये धोखा हो जाएगा। तो अशोक सेन साहब के अल्फाज, और आज नहीं कह रहा हूं मैं, अफजल साहब भी मौजूद थे मेरे घर पे, कांग्रेस के एमपी रहे हैं, मीम अफजल साहब, जी हाँ, उनसे आज आप पूछ लीजिए कि उन्होंने कहा इनको धोखा देकर ही डील किया जा सकता है, और फिर किसी से सबूत लेने की जरूरत नहीं है। 3 साल बाद अली मियां ने कानपुर में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा हुआ, और उससे पहले कुछ फैसले आ गए उस कानून के तहत जिसमें बड़ी रकमें दिलाई गई, तो अली मियां ने कहा ये तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। फिर आपको याद होगा अभी शायद 4-5 साल हुए होंगे कि इन्होंने, ये इनके स्पोक्समैन थे या हैं, कासिम रसूल इलियास साहब ने सहारा में आर्टिकल लिखा और कहा कि उस मौके पे हमसे चूक हो गई। तो आपकी तो चूक हो गई, गलती हो गई, इस मुल्क की पूरी सियासत का नक्शा बदल गया। और वो लोग वहां बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि ये दानिशमंद लोग हैं, ये दानिश्वर लोग हैं। अब मैं आपको दूसरी बताता हूं। सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस को हिंदुस्तान पहला मुल्क था जिसने उस पर पाबंदी लगाई। मेरे पास भी जो बुक सेलर हैं उन्होंने वो किताब भेजी थी, बाहरी संस भेजते हैं, मैंने भेजी थी उन्होंने। मैंने उस किताब को 10 पेज पढ़े रात में, और 4-5 पेज इधर उधर से पढ़े, और मुझे बहुत ही अजीब किताब लगी। और मैंने सुबह अपने स्टाफ से कहा कि भाई बाहरी साहब को कहना मैं नॉवेल नहीं पढ़ता हूँ, इसको वापस कर दिया। इसके 3-4 दिन बाद शहाबुद्दीन साहब ने ख़त लिखा प्राइम मिनिस्टर को, किताब बैन हो गई। अगले दिन पाकिस्तान में डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, शायद 13 आदमी मरे, और जो अखबारों में छपा था 250 करोड़ की प्रॉपर्टी जली।
और वहाँ ये कहा गया कि हिंदुस्तान ने पाबंदी लगा दी और पाकिस्तान ने नहीं लगाई। कुल मिला के बुनियादी बात यह कि इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। फिर ईरान का भी फतवा आ गया, फिर और भी हुआ। इसके तकरीबन 1 महीने के बाद या 1.5 महीने बाद मैं बुक शॉप पे गया और मैंने किताबों की दुकान के मालिक से पूछा कि क्या ये किताब, अब कंट्रोवर्सी हो गई थी, मैंने तो वापस कर दी थी किताब, लेकिन अब एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो मैंने पूछा क्या ये किताब अभी अवेलेबल है, दस्तयाब है? उन्होंने कहा कि जितनी कही है उतनी। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने मुझे उंगली से इशारा करके बताया, बोले शेल्फ में नहीं रखी हुई, देखिए सब नीचे रखी हुई हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जब ये किताब छपी तो 50 कॉपियां इंपोर्ट की थी और 50 में उन्होंने 17 लोगों को भेजी थी, 11 लोगों ने वापस कर दी, कुल 6 कॉपी बिकी। लेकिन जिस दिन से बैन लगा है उस दिन से मैं 10,000 से ज़्यादा कॉपियां बेच चुका और उन दामों से ज़्यादा पे बेची हैं जो उसकी असल कीमत है। तो मैंने घर आके मैंने एक पार्लियामेंट में अनस्टार्ट कुछ सवाल डाला और मैंने उसमें ये पूछा कि इस किताब को किस तारीख को इस पर पाबंदी लगी और कितनी किताबें जब्त की गई, क्योंकि अगर आपने पाबंदी लगाई है तो फिर जब्ती होनी चाहिए किताबों की जो मौजूद है मार्केट में। शायद 20 दिन बाद जवाब आया पार्लियामेंट में कि हाँ ये किताब बैन की गई है लेकिन कोई इसकी कॉपी जब्त नहीं की गई है। तो मैं इससे ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग ये मुंह दिखावे के काम करते हैं, जिसकी वजह से औरों को ये कहने का मौका मिला कि अपीजमेंट हो रहा है, उनका खुलूस कितना था जरा ये गौर कीजिए कि पाबंदी लगा रहे हैं लेकिन किताब एक भी जब्त नहीं कर रहे। तो फिर आप जब, और उस पर इतना बड़ा हंगामा हुआ कि पूरी दुनिया में हो गया हंगामा हिंदुस्तान के पाबंदी लगाने के बाद, तो बुनियादी सवाल ये उठता है कि उस पाबंदी से उस किताब के फैलने में रोक हुई या उसकी इशाअत में और ज्यादा मदद हो गई। ये बुनियादी सवाल होता है जो हमें अपने आप से करना चाहिए, और किताब एक भी जब्त नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ अपीजमेंट की राजनीति, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि साहब आप अपीजमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को डरा रही है, पाकिस्तान भेजना चाहती है, बांग्लादेश भेजना चाहती है। बुनियादी बात यह है कि ऐसी बहुत सी गैर जिम्मेदारी की बातें, बहुत सी गैर जिम्मेदारी की बातें, कोई भी इस मुल्क में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां ऐसे लोग नहीं हैं जो गैर जिम्मेदारी की बातें ना करते हों, और कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है कि जहां लोग गैर जिम्मेदारी की बात ना करते हों, और कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जहां गैर जिम्मेदारी की बातें ना होती हों। एक हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी है। दूसरा क्या करता है उसके ऊपर मेरा कोई बस नहीं है, मेरा रद्द अमल क्या होता है इस पर मेरा बस है। एक्शन टू रिएक्शन, एग्जैक्टली। मैं हाउ आई रिएक्ट टू ए सिचुएशन दैट इज विद इन माई कंट्रोल। अगर मेरे बारे में लोगों को की ये राय बन जाए कि मैं इनको आसानी से भड़का सकता हूं और भड़काने के बाद ये अपना ही नुकसान कर लेंगे, तो जो आपके मुखालिफ है वो आपको भड़काने की कोशिश करेगा। मेरा सवाल ये, मुझे इस पर गौर नहीं करना चाहिए कि अगर कोई ऐसी बात कही जाती है जो नाराजगी पैदा करने के लिए हो, भड़काने के लिए हो, हम उसको दरगुजर करना सीख लें, हम उसको एक साइड पे हटा के, चूंकि जितने भी आपकी रद्द अमल आए हैं, नुकसान किसका होता है? सबसे बड़ा नुकसान तो मुल्क का होता है, नेशन फर्स्ट। फिर जो कमजोर होता है उसका नुकसान होता है। इसलिए मुझे क्या, चूंकि जो बोलने वाले लोग हैं उनकी कही हुई बात कानून नहीं है, उनकी कही हुई बात पे गवर्नमेंट अमल नहीं करती है। और मैं आपको दूसरी मिसाल देके बताता हूं। अटल जी की सरकार थी, मूर्तियां रखते वक्त बीजेपी की सरकार नहीं थी, शिलान्यास कराते वक्त बीजेपी की सरकार नहीं थी, ताला खोलते वक्त बीजेपी की सरकार नहीं थी। लेकिन अटल जी की सरकार के ज़माने में ये लोग, मंदिर कमेटी जो भी है, वो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो लोग वहाँ शिला पूजन करना चाहते थे, गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही थी। गवर्नमेंट ने लाख कोशिश करी सुप्रीम कोर्ट में,
और ये कहा कि साहब शिला पूजन के अलावा वहां कुछ नहीं होगा, सिर्फ शिला पूजन की इजाजत दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कदम नहीं रखेगा कोई अंदर, और गवर्नमेंट ने, अटल जी की गवर्नमेंट ने इसको यकीनी बनाया कि कोई कदम नहीं रख सका अंदर। इसलिए ये भी हमें यकीन होना चाहिए कि इस मुल्क, हमारा मुल्क है ये, हमारे मुल्क में कानून जिसे कहते हैं ना, रूल ऑफ लॉ है। और अगर रूल ऑफ लॉ को लागू करना आपकी और मेरी बहैसियत शहरी की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी तशवीश का मौजू हो सकता है, वो मेरी चिंता का विषय हो सकता है, वो जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अगर रूल ऑफ लॉ को कायम नहीं कर पाती, क्या जग हसाई होगी सरकार की, और क्या उसको के बारे में लोग कहेंगे। मैं नहीं समझता कि ऐसी गैर जिम्मेदारी की बातों को सरकारी सतह पे किसी किस्म का भी उनका कोई असर हो सकता है।